अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें व जाहिद मलिक के लेसन 7 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 7वें लेसन में हम जो हर्फ लिखना सीखेंगे वो दाल है। गुज़श्ता लेसन में हमने गुज़श्ता जो छठा लेसन था उसमें हमने जीम लिखना सीखा था। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आप आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप के लिए, आपकी मालूमात के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह ये आज का 7वां लेसन है, इसमें हम दाल लिखना सीख रहे हैं। इसी तरह गुज़श्ता जो 6 लेसन्स थे उनमें हमने नस्तालीक के बुनियादी हरूफ सीखे हैं। नाज़रीन, नस्तालीक जो है वो एक फ़ॉन्ट है, एक लिखने का अंदाज़ है, एक रस्मुल ख़त है जिसमें आम तौर पे उर्दू लिखी जाती है, जिसमें आम तौर पे फ़ारसी लिखी जाती है। तो आपको जिस भी जगह पर उर्दू लिखी हुई मिलेगी आम तौर पे वो इसी फ़ॉन्ट के अंदर होगी और उसी के बुनियादी हरूफ हम लिखना सीख रहे हैं। ज़ाहिर है कि जो हरूफ हैं ये बुनियाद हैं। अगर आपको हरूफ लिखना आएंगे तो फिर आपको लफ्ज़ों, इन हरूफ को जोड़ जोड़ कर लिखना, अल्फाज भी आएंगे। अगर आपको अल्फाज लिखना आ गए तो फिर आप अल्फाज को जोड़ जोड़ कर जुमला बना सकते हैं। अगर आपको जुमले लिखने आ गए तो फिर जाहिर है आप उसके साथ लिख सकते हैं, जो पूरी इबारत लिख सकते हैं और ये लिखने का एक अंदाज़ है। तो बहरहाल आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले लेसन्स, जिस तरह आज का लेसन 7 आप देख रहे हैं, इसी तरह आने वाले जो आइंदा लेसन्स होंगे, ज़ाहिर है आने वाले लेसन्स के अंदर हम जो बकाया हरूफ हैं उनको भी लिखना सीखेंगे, फिर इन हरूफ को जोड़ करके लिखना सीखेंगे, फिर इन हरूफ से लफ्ज़ बनाना सीखेंगे, फिर लफ्ज़ों को मिला के हम जुमले बनाना सीखेंगे और फिर लिखने का बाकायदा एक पैटर्न सीखेंगे कि लिखने का अंदाज़ क्या होगा। टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में, होमवर्क में तो स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको अच्छा और ख़ूबसूरत लिखना आता हो। तो आज का जो लेसन है, आज का जो हर्फ है दाल, उसको हम लिखना सीखेंगे। तो अगर आपको दाल लिखना आ गया तो फिर आपको डाल और जाल मज़ीद 2 हरूफ भी लिखना आ जाएंगे। तो आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस आज के हरफ की बुनियादें, क़वाइद व ज़वाबित और प्रिंसिपल्स को सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के 7वें लेसन में हम जो हर्फ लिखना सीख रहे हैं ये दाल है। तो बुनियादी तौर पे जो दाल है इसके साथ मिलते जुलते चंद हरूफ सेम टू सेम हैं। अगर हम दाल लिखना सीख जाएंगे तो दाल के साथ डाल, जाल, ये 3 हरूफ दाल, डाल, जाल एक जैसे हैं। अगर आपको दाल लिखना आ गया तो जाल के लिए आपको पता है कि सिर्फ़ एक नुक्ते का फ़र्क है। तो नुक्ता आप लोग ऑलरेडी लेसन 2 में लिखना सीख चुके हैं और इसके बाद जो अभी हम लेसन 7 में आज दाल लिखना सीखेंगे और सीखेंगे उसी उसूल के मुताबिक 2 चॉक्स के साथ। आपको पता है कि 2 चॉक्स का मतलब क्या है। 2 चॉक का मतलब ये है कि ये हमारा कत है, जिस हिस्से से लिखा जाता है उसे कत कहते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील से अक्सर हम बात कर चुके हैं। तो अगर इन 2 चॉक्स के साथ मैं लिखूँगा तो आपको इसके उसूल बताता हूँ। आपने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि दाल जब कभी भी लिखा जाएगा, किसी भी हर्फ के आखिर में हो या अकेला लिखा जाए तो उसकी जगह यही रहेगी। इसके अलावा जो भी हर्फ है वो ऊपर या अलग लिखा जाएगा, तो उसकी भी मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ। तो बहरहाल सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं दाल। तो दाल जो है नाज़रीन, बुनियादी तौर पे ये जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर लिखा जाता है 2 कत, यानी कि एक कत छोड़ने के बाद, जैसे मिसाल के तौर पे ये लाइन है और ये कत है, तो इस जगह से यहाँ से मैं शुरू करूँगा। मतलब कि एक कत छोड़ा और यहाँ से शुरू किया और फिर लाइन को यहाँ से खींचते हुए 2 कत में लिखा जाता है और ये इस जगह तक लेके आएंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये यहाँ से बिलफर्ज लिखना शुरू करता हूँ तो इस जगह तक
यानी कि मैं इसको खींचते हुए इस जगह तक लाऊंगा, यानी कि इस जगह तक का फासला एक कत होगा। उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। बहुत आसान तरीका है कि ये लाइन से एक कत छोड़ा और उसके ऊपर ये लिखना शुरू कर दिया, और इसको इतना पीछे इतना खींचना है कि ये इस लाइन के एक कत पीछे की तरफ हो, बस सिर्फ इतनी सी बात है। अब इसका एंगल जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री से थोड़ा सा हल्का सा कर्व देंगे, और ये देखिए ये और ये लिखा गया दाल का ऊपर का हिस्सा। और नीचे हम लोग आइंदा लेसन 8 के अंदर सीखेंगे रे लिखना, और उसी रे का नीचे का जुज़ यहाँ पर लिखा जाएगा एक कत के बराबर। तो जैसे ये है, तो एक कत का मतलब क्या है, ये मैंने अभी जैसे निशान लगाया तो ये निशान लग गया, इसको मैं मज़ीद इतना खींचूँगा और इसको यहीं से नाज़रीन यूँ, ये लाइन ऐसे आ जाएगी स्ट्रेट, और फिर ये, तो ये नाज़रीन इस तरह से दाल लिखा जाएगा। तो इसके मैं आपको उसूल भी बता दूं, जैसे कि ये इस जगह से इस जगह तक का फासला जो होगा ये होगा एक कत, यानी कि एक कत गहरा होगा दाल, और यहाँ से इस जगह तक का फासला ये 2 कत होता है, ये 2 कत है। यानी कि एक कत तो ये हो गया लाइन से, और दूसरा कत ये है, और ये इस जगह तक का फासला भी होना चाहिए एक कत लाइन से ऊपर होना चाहिए, और फिर ये वाला जो हिस्सा है ये भी एक कत लिखा जाता है। तो ये नाज़रीन दाल है। बुनियादी तौर पे अगर मैं इसको एक चौक के साथ लिखता हूँ बिलफर्ज जैसे ये लिखा था, तो इसको जैसे ये एक कत ये हो गया, और यहाँ से मैंने शुरू किया और ये लिखा गया ताल। ये देखिए बहुत आसानी से लिखा गया, ये दाल लिख लिया। और अगर मैं इसी को इससे भी छोटे साइज से लिखता हूँ नाज़रीन, तो उसका भी उसूल यही रहेगा कि एक कत छोड़ने के बाद ये, और फिर उसके बाद ये देख रहे हैं आप, उसी उसूल के मुताबिक लिखा गया है। उसूल तब्दील नहीं होते, वो अपनी ही जगह पर उसी ही तरीके से लिखा जाएगा। ये दाल का जो नीचे का हिस्सा होता है नाज़रीन, आप इसको इससे छोटा भी लिख सकते हैं, उसके बारे वो भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं आपको इससे भी छोटे साइज़ में लिख के दिखा दूँ, इसकी कुछ और मज़ीद तफसीलात भी हैं, वो भी मैं आपको अभी अर्ज़ करता हूँ। तो ये दाल आपने देखा कि किसी भी तरह से लिखा जाए तो इसका ये वाला कत एक कत वही रहेगा, और ये इतना हिस्सा ये वही 2 कत रहेगा, और ये वही एक कत नीचे का हिस्सा रहेगा। अगर मैं इसी दाल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी लिखूं तो ये देखिए कि जैसे ये लिखा ये, और इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, ये इस तरह से भी, जैसे रे आइंदा लेसन 8 में हम सीखेंगे तो जो रे होता है वो 2 तरह से लिखा जाता है, तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। एक चीज़ नाज़रीन जो मैं उसूल है वो बता दूं कि जब कभी भी किसी भी लफ्ज़ के शुरू में दाल या डाल या जाल लिखा जाएगा वो इसी तरह से लिखा जाएगा, लेकिन किसी भी हर्फ के दरमियान में आखिर में लिखा जाए तो वो बिल्कुल रे की शक्ल का लिखा जाएगा, उसमें हम ये गुलाई नहीं करेंगे। ये वाली जो दाल है, डाल है, जाल है, ये सिर्फ उस जगह पर लिखनी है जहां पर आपने इसको अकेले लिखना हो। लेकिन अगर आप किसी भी हर्फ के साथ लिखेंगे दाल, डाल या जाल को, तो वो हम लोग रे की तरह लिखेंगे। कैसे कि मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं किसी भी हर्फ में, मिसाल के तौर पे खिदमत के अंदर जैसे खे दाल होता है, तो ये सबसे पहले हमने ये खे लिखा बिलफर्ज, ये लिखा गया, और फिर यहाँ पर हमने ये ऐसे रे लिख देना है, तो इस तरह से लिखा जाएगा दाल। इसी तरह
कोई और हर्फ बनता है, मिसाल के तौर पे शीन के साथ मिलाना हो, या आपने मिसाल शीन के साथ मिलाना है, तो वो भी इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से ये शीन लिखा गया और ये इतना हिस्सा, और ये फिर दाल ये आ गया। तो दाल देखें उसी तरह से लिखा जा रहा है किसी भी हर्फ के साथ, तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे इसके ऊपर नुक्ते अगर लगा देंगे तो शीन बन जाएगा। तो इस तरह हद, खद, या ये इस तरह, या दाल के साथ, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। जब कभी भी किसी भी हर्फ के आखिर में दाल आएगा तो वो इसी तरह से रे की शक्ल में लिखा जाएगा। लेकिन जब कभी भी किसी भी हर्फ के से पहले या अकेला दाल, डाल या जाल लिखा जाए तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। मैं आपको वैसे इससे भी बड़े साइज़ में भी अगर लिखूं तो वो इसी तरह से, इसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे इतना बड़ा मैं लिखता हूँ बिलफर्ज, तो ये देखिए, तो ये बन गया एक कत, और यहाँ से इस जगह तक बन गया ये मिसाल के तौर पे एक कत। तो उसकी लाइन ये इस जगह पर बनेगी, और फिर हम इसको, ये देखिए जैसे कि ये इस तरह से ये दाल लिखा गया। तो बिलफर्ज ये मैंने आपको सिर्फ मिसाल दे के फ्री हैंड में लिखा है, तो फ्री हैंड में थोड़ा सा कतों का फ़र्क आता है। तो बहरहाल आपने जब कभी भी लिखना है दाल को इसी पोजीशन पर लिखना है। और दो चीज़ें आपने सीखी कि लाइन के ऊपर इसकी पोजीशन क्या है, और जब कभी भी दाल किसी भी हर्फ के आखिर में लिखा जाएगा तो वो रे की शक्ल में लिखा जाएगा। जी नाज़रीन, आज के 7वें लेसन में आपने देखा हमने जो हर्फ दाल था उसकी बुनियादें सीखी हैं बड़े साइज़ में, बड़े क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखा है तो वो बड़ा बड़ा लिखा गया है। तो उम्मीद है कि आपको उसके लिखने के कवायद व ज़वाबित बहुत बेहतर तरीके से पता चल गए होंगे। ये बड़े साइज़ में लिखने का मकसद नाज़रीन सिर्फ ये था कि बड़े साइज़ में अगर आपको लिखा हुआ देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसके कवायद व ज़वाबित को समझ पाएंगे। तो अभी मैं आपको कलम के साथ ये लिखना बताऊंगा कि कलम के साथ किस तरह लिखना है। बिल्कुल उसूल वही का वही होगा, लेकिन क्योंकि कलम के साथ लिखते हुए वो ज़्यादा तफसील बताना और समझना मुश्किल है, तो इसलिए हमने बड़े साइज़ में दाल को लिखना सीखा है, डाल को लिखना सीखा है। और एक चीज़ ये भी सीखी कि किसी भी हर्फ के शुरू में आएगा, अकेला आएगा, तो वो दाल इसी शेप में लिखा जाएगा। और अगर किसी भी हर्फ के आखिर में दाल, डाल या जाल लिखा जाएगा तो वो रे की शक्ल में लिखा जाएगा। तो ये नाज़रीन आज के जिस तरह 7वें लेसन में हम दाल लिखना सीख रहे हैं, इसी तरह अगले लेसन में हम रे लिखना सीखेंगे। तो रे आपको अगर आ गया तो दाल किसी भी हर्फ, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आएगी तो वो रे लिखा जाएगा, वो दाल की शक्ल में नहीं लिखा जाएगा। तो आपको अगला जो आने वाला लेसन होगा वो भी लिखना ज़रूरी है, वो भी सीखना ज़रूरी है। तो अभी आज का जो हर्फ अभी हमने जिसकी तफसीलात सीखी हैं उसको हम कलम के साथ लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के हर्फ दाल को बाकायदा कलम के साथ लिखने की शुरुआत करते हैं। तो आपने जिस तरह असूल सीखे हैं उन्हीं कायदे कवानीन के मुताबिक ही लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ़ क्योंकि ये कत का साइज़ छोटा है तो इसलिए हरफ छोटा लिखा जाएगा। इस फ़र्क के अलावा कोई फ़र्क नहीं होगा। तो जैसे ये लाइन है तो उससे एक कत के ऊपर से हमने ये लिखना शुरू किया था, तो ये देखिए उसी तरह से हम ये लिखेंगे। ये इतना हिस्सा लिखने के बाद दाल को आपने जिस तरह, ये पहले वाली मैं छोटे साइज़ में लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जिस तरह हम आइंदा लेसन में सीखेंगे रे के जैसे लिखा जाता है तो उस तरह भी लिखना सीखेंगे। तो बहरहाल ये दाल का इतना हिस्सा, और फिर उसके बाद यहाँ पर बाकायदा अगर एक कत वाला बनाना है तो एक कत ये आ गया, तो यहाँ से डायरेक्ट ये, तो ये देखें हमने रे लिखा, दाल लिख लिया इस तरह से। तो ये इसके मेन कवायद हैं जो कि 2 कत होते हैं, एक कत ये और फिर एक कत ये।
इस तरह लिखने के बाद और फिर हम इसके नीचे ये एक कत में खाली ये दे देंगे इस तरह से। तो ये दाल लिखा गया। अगर मैं इससे छोटे साइज़ के साथ, छोटे कलम के साथ, जैसे वो है तो उससे छोटा साइज़ ये है 16 mm का, उसके साथ अगर मैं लिखता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ छोटा हो जाएगा, बाकी बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं उसूलों के मुताबिक ही लिखा जाएगा। ये देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क साइज़ का आएगा। बाकी आपने दाल एक कत छोड़ने के बाद यहाँ से शुरू करना है यूँ, और फिर उसके बाद लाइन के नीचे आपने एक कत के अंदर ये दाल का नीचे का हिस्सा बनाना है। अगर मैं इससे भी छोटे साइज़ के साथ लिखता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको वही बात है कि फ़र्क, तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर आएगी कि मैं ये एक कत है तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा। आपने बस यही चीज़ नोट करनी है कि आप जो हरफ लिख रहे हैं वो किस साइज़ के कलम के साथ लिख रहे हैं, तो उसी के मुताबिक आप उसका नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा ये लिखेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ कत छोटा हुआ तो साइज़ छोटा हुआ बस। बाकी इससे भी छोटा अगर मैं लिखता हूँ तो फिर भी देखिए, ये देखें, तो ये दाल, ये जैसे जाल लिखा गया, और ये जैसे दाल डाल, और ये इसके ऊपर अगर मैं नुक्ता बना दूँ, ये तोएं बना दूँ तो ये बन जाएगा डाल। और ये देखिए इस तरह से ये डाल लिखा गया है। तो बहरहाल ये बहुत आसान सा उसूल था, आपको कलम के साथ इंशाल्लाह उम्मीद है कि लिखना आ जाएगा। आपको सिर्फ़ अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इंशाल्लाह ताला आपका ख़त अच्छा होगा, आपका लिखने का अंदाज़ है वो बेहतर होता जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा अभी हमने आज का जो हर्फ है दाल, उसको कलम के साथ लिखा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है, मैं आपको सजेस्ट भी यही करता हूँ, हर एक बार रिकमेंड भी यही करता हूँ, गुजारिश भी यही करता हूँ कि आप कलम के साथ लिखने का मामूल बनाएं जब तक आप लर्निंग पीरियड में हैं। अगर आप अच्छा लिखना सीख गए हैं तो फिर आप किसी भी चीज़ के साथ लिख सकते हैं। आपको प्रायोरिटी कलम को देनी चाहिए, लेकिन ये मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ़ कलम ही के साथ लिखें। कलम प्रायोरिटी ज़रूर होनी चाहिए, इसकी जो इसके साथ लिखने को फ़ौक़ियत ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर कलम के साथ नहीं लिखना तो आप लिखें ही ना, ऐसा नहीं है। आप लिखें जिस किसी चीज़ के साथ आपको आसानी लगती है, जिस किसी चीज़ के साथ आप लिखना चाहते हैं, कि जिस किसी चीज़ के साथ लिखने में आपको आसानी लगती है या मज़ा आता है या अच्छा लगता है, आप उस चीज़ के साथ लिखें। लेकिन कलम के साथ लिखना बहरहाल ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वो यही है कि कलम की जो निब होती है ये हार्ड होती है। ये जितना भी लिखते हैं तो आम तौर पे ये जल्दी घिसती नहीं है, आपके लिखे हुए हर्फ को बाकायदा उतना ही चौड़ा दिखाती है जितना कि आप लिख पाते हैं। आपकी कैपेबिलिटी के करीब करीब लिखने की ये मदद देती है। जबकि मार्कर वगैरह की जो निब होती है ये फॉर्म टाइप किसी चीज़ की होती है, तो वो जल्दी घिस जाती है। कुछ हुरूफ अल्फाज लिखने के बाद तो वो सही से लिख नहीं पाती। तो आपको हो सकता है कि अपनी खूबसूरत लिखाई के बावजूद खूबसूरत नज़र ना आए, तो उसकी वजह यही होती है कि आप मार्कर का इंतखाब आपने किया लेकिन वो पूरी तरह से लिख नहीं पा रही। तो बहरहाल आपको कलम का इंतखाब करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं लिख पाते तो फिर आप दूसरी मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ लिख सकते हैं। तो आइए मैं आपको उन मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ लिखना सिखाता हूँ, जैसे मोटे कट मार्कर के साथ लिखा कैसे जाएगा, छोटे कट मार्कर के साथ कैसे लिखा जाएगा, पेन वगैरह के साथ या पॉइंटर या लेड पेंसिल वगैरह के साथ, बॉल पॉइंट के साथ लिखना हो तो वो कैसे लिखा जाएगा। आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी, तो अभी हम लिखना शुरू करेंगे दाल, जो आज का हर्फ है, इसको मोटे कट मार्कर के साथ। तो आपको जिस तरह पहले पता है कि उसूल तब्दील नहीं होते, हमें जिस तरह अभी उसूलों के मुताबिक लिखना सीखा, सेम टू सेम उसी तरह से कट मार्कर के साथ लिखेंगे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कट छोटा होने की वजह से हर्फ का साइज़
छोटा हो जाएगा। जैसे इस लाइन के ऊपर मैं लिखता हूँ तो ये देखिए कि एक कत छोड़ने के बाद यहाँ से दाल को लिखना शुरू करना है यूं, और फिर यहाँ पर एक कत में ये लिख दिया। तो ये देखें बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक हमने दाल लिखा। और अगर इसी तरह मैं दोबारा से लिखूं, एक ही कत के साथ आप जितने भी हरूफ लिखें वो एक ही साइज़ के लिखे जाने चाहिए। इस तरह से ये देखें, ये दाल, ये डाल, ये ज़ाल, इस तरह तीनों हरूफ एक ही तरह से लिखे जाएंगे। अगर जो हर्फ होगा उसका साइज़ का फ़र्क कब आएगा, जब कट छोटा होगा। मिसाल के तौर पे ये इस मोटे कट मार्कर के साथ लिखा तो इतना लिखा गया। अगर मैं इसी को इससे छोटे कट के साथ लिखूं तो फिर ये देखिए कि इसी उसूल के मुताबिक ही जैसे ये है, तो मेरे हरफ को शुरू करने की जगह भी तब्दील हो गई। जैसे दाल उस मार्कर से लिख रहा था तो यहाँ से शुरू कर रहा था, तो हमने ये उसूल सीखा था कि जो दाल है उस जगह से शुरू करना है कि लाइन से एक कत ऊपर हो। तो जब मिसाल के तौर पे ये लाइन एक कत है बिलफर्ज ये, तो मैं इस जगह से शुरू करूँगा ये इस तरह से। तो ये हमने दाल, डाल और ज़ाल लिखना सीखा मोटे कट मार्कर से। अगर मैं इससे भी छोटे कट मार्कर के साथ अगर लिखूँगा तो भी बिल्कुल इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। जैसे कि ये देखिए ये दाल, ये यूं, इस तरह से। तो ये इसी उसूल के मुताबिक अगर इससे भी छोटे मैं पॉइंटर के साथ लिखता हूँ, कट मार्कर के साथ लिखता हूँ, तो ये आपको बताया कि पियानो का कट मार्कर है जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ही अच्छी ईजाद है। यूं इस तरह से ये देखिए, सिर्फ कट छोटा हुआ तो हर्फ छोटा हो गया, लेकिन बाकी उसूल बिल्कुल उसी तरह से हैं। अभी मैं इसी हर्फ को जिस हरफ को अभी हम लिख रहे हैं, अगर मैं इसी हरफ को पेन के साथ लिखूं तो आम पेन के साथ कैसे लिखना है, यकीनन इसी उसूल के मुताबिक इसी तरह से लिखना है कि दाल, ये देखिए लाइन से आधा ऊपर और आधा नीचे, ये देखिए इस तरह से यूं। तो आपने उसूल नहीं तब्दील होने देने। ये आगे चल के आपको इन सारी मशकों की समझ आएगी आपको कि इस सब लिखने का फ़ायदा क्या था। जब आप इनको जोड़ करके लफ्ज़ बनाना सीखेंगे तब आपको इनकी तफसील समझ में आएगी। जी नाज़रीन, आज के लेसन में आपने देखा कि हमने 7वें लेसन में आज का हर्फ दाल हर तरह से लिखना सीखा है, इसकी बुनियादें लिखना सीखी हैं, इसके कवायद व ज़वाबित सीखे हैं। इसमें ये सीखा कि लाइन के कितना ऊपर लिखा जाए, कितना नीचे लिखा जाए। ये लाइन के ऊपर लिखना नाज़रीन इंतहाई अहम है। ये क्यों अहमियत का हामिल है, क्यों मैं इसकी बार बार तरगीब देता हूँ, वो ये इसलिए है कि ये अगर आप लाइन के साथ नहीं लिखेंगे तो आपकी लिखाई बेतरतीब नज़र आएगी, बेहंगम नज़र आएगी। अगर आप लिखने के प्रोसेस में हैं तब आपको कलम के साथ लिखना है और साथ में आपको इस लाइन, इस तरतीब पे लिखना है। अगर आपको अच्छा लिखना आ गया, कवायद व ज़वाबित सबके आ गए, तब लाइन नहीं भी होगी तब भी आप अच्छे और तरतीब वार लिखने के करीब लिखने में कामयाब रहेंगे। लेकिन शुरू में आपको इसी लाइन का इंतखाब करना है और लाइन के ऊपर लिखना है। नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने आज का हरफ लिखना सीखा है, लेकिन जाने से पहले मैं पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आप टाइम टेबल बना के दें। आपके बच्चे ख़ुद से टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे। आपके बच्चे के तमाम सब्जेक्ट्स जो वो पढ़ रहा है उसको पढ़ाने समझाने के लिए स्कूल में भी, एकेडमी में भी टीचर्स मौजूद हैं, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स मौजूद हैं। जबकि अच्छा और ख़ूबसूरत लिखना सिखाने वाला आम तौर पे ना तो स्कूल में होता है, ना ही एकेडमी में होता है, और ना ही आप उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप
कोई अच्छा खूबसूरत लिखने वाले को घर पे आप हायर करें। तो वो अगर आप कर भी लें तो आपको नहीं पता कि उसको ख़ुद भी लिखना आता है या नहीं, उसकी ख़ुद भी लिखाई जो है वो कवायद व ज़वाबित कवानीन के मुताबिक है या नहीं। तो आपके बच्चे को वो महंगे दामों ख़रीदा गया कोर्स भी आप दिलवाएं, आप उसको कैलीग्राफी की क्लास भी दिलवाएं, लेकिन वो बच्चा फिर भी अच्छा ना लिख पाए तो ज़ाहिर है आपको भी मायूसी होगी। लेकिन हमारा ये चैनल बग़ैर किसी पेड सब्सक्रिप्शन के है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रोज़ाना डेली लेसन वाइज है। तो इसके लिए ये आपको ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। आप अपने बच्चे को हमारी इन वीडियोस को घर की LCD के ऊपर, स्मार्ट टीवी के ऊपर ये चला दें, ताकि वो बड़े साइज़ में अगर देखेगा तो उसको तमाम हरूफ को समझना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू दी मोबाइल। तो वो फिर ये आप हमारे बच्चों अपने बच्चों को इस तरह भी शेयर कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आप हमारी इन वीडियोस को अपने जो फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर करें। आप लिंक शेयर कर देंगे तो अगले को आसानी होगी। लेकिन अगर आप उनको ज़ुबानी भी बताएंगे तो उसको यूँ बता दें कि आप आओ लिखना सीखें। किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की सर्च बार में टाइप करके सर्च का बटन दबाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा चैनल उनको टॉप पे नज़र आएगा, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो टिकटॉक है। तो आप उनको हमारे इस चैनल का लिंक भेजें, आप उनको लिखने ये हमारे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, तो ताकि वो भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। तो बहरहाल आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला नए हुरूफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।